मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो आपका टॉपिक था छंद, उसका शेष बचा हुआ पार्ट सेकंड करवा रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने जो मात्राएं हैं उनका ज्ञान था वो करवाया। उसमें कुछ शेष बच गया तो आज वो मैं सेकंड पार्ट में करवा रही हूँ। जैसे आपके मैंने पहचान बताई थी कि कौन कौन से शब्दों के अंदर वो पहचान होती है जिसमें मात्राएं एक या मात्राएं दो का प्रयोग किया जाए। तो जो दीर्घ स्वर थे उनमें मात्राएं दो होती हैं। तो जो दीर्घ स्वर का कल का टॉपिक, वो कल वाला टॉपिक आज आगे करवाते हैं छंद में। तो छंद का ये भाग सेकंड पार्ट करवा रहे हैं आज। एक पार्ट पहले हो गया छंद। जिस भी स्टूडेंट ने पहले वाला नहीं देखा वो SVM जयसिंह चैनल पे जाएं यूट्यूब पे और सर्च करें, जिसमें मिलेगा आपको पार्ट फर्स्ट 12th हिंदी साहित्य छंद। उसके बाद में आज जो हिंदी साहित्य की जो दूसरी क्लास है छंद की, वो आज स्टार्ट है। तो कल वाले के बाद में जो छूट गया था मैटर वो आज करवाया जा रहा है छंद का जो बेसिक। तो पार्ट सेकंड में क्या था, जो मात्राएं थी उनका वर्णन किया जा रहा था। तो देखो क्या था, जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, उन दीर्घ स्वरों के अंदर मात्राएं दो का प्रयोग किया जाता है, यानी दीर्घ मात्राएं होती हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है, ए है, आई है, ओ है और औ। ये देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। कल मैंने ये भी बताया था कि दीर्घ जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 7। और कल वाले पार्ट ए में था कि लघु स्वर या मूल स्वर कितने होते हैं। तो जो मूल स्वर हैं वो आपके 4 बताए थे, ए, ई, ऊ और छोटी ई। उसके अंदर क्या था? एक मात्रा यानी कि 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये था दीर्घ स्वर। इसमें क्या होती है? डबल मात्राएं होती हैं, जिसको इस चिन्ह के द्वारा पहचाना जाता है। अब आगे देखो, इसके बाद में तो अपन जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें भी क्या होता है, जो दीर्घ होते हैं उनमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ आगे क्या है। देखो जैसे आजा, कामा, नाना, ऐसे जो भी शब्द। अब अपन सोचते हैं कि दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो मैंने बताया आ क्या है? दीर्घ स्वर है। और ये आ क्या है? दीर्घ स्वर है। जा क्या है? दीर्घ स्वर है। का क्या है? दीर्घ स्वर है। मा क्या है? दीर्घ स्वर है। ना क्या है? दीर्घ स्वर है। ना क्या है? दीर्घ स्वर। इनमें कितनी कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा? 2 मात्राएं लगती हैं। दीर्घ स्वर है तो 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ये देखो 2 दीर्घ। अब टोटल अगर मात्राएं पूछे कि इन जो शब्द हैं इनमें मात्राएं कितनी है, तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। टोटल मात्राएं कितनी होगी? 12। और कल वाला जो लघु स्वर था उनमें मात्राएं कितनी थी? एक मात्रा थी। तो जितने भी आपके यहाँ वर्ण मिलेंगे उन वर्णों में मात्राएं एक होंगी। तो टोटल फिर कितनी होंगी? तो जितने भी दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, 7 जो दीर्घ स्वर हैं उनमें क्या होती है? डबल मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला था कि जो अनुस्वार शब्द होता है, अनुस्वार, उस अनुस्वार युक्त शब्द भी क्या होता है? दीर्घ होता है। ये अनुस्वार
जो वर्ण होगा वो भी दीर्घ होता है। क्या होता है? दीर्घ होता है। जैसे संयमा, अब ये क्या है? अपना अनुस्वार है और किसके ऊपर है? श के ऊपर है। तो मैंने बताया श अनुस्वार युक्त वर्ण वो भी क्या होगा? दीर्घ होगा। तो ये क्या है? अनुस्वार है स पे, तो ये स क्या है? वैसे अगर अनुस्वार नहीं होता यहाँ पे तब तो क्या होता है? ये लघु मात्रा होती, ये भी लघु होती, ये भी लघु होती। लेकिन इसने बताया कि इसके ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार है तो क्या बता दिया? अनुस्वार युक्त जो वर्ण है वो दीर्घ होगा। आगे क्या है? ए। तो टोटल मात्राएं कितनी होगी? 4 मात्राएं होंगी। तो अनुस्वार युक्त वर्ण है वो भी क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। इसके बाद में है अगला चंद्रबिंदु। ये होती है अपनी चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का वर्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्रबिंदु, ये चंद्रबिंदु है तो चंद्रबिंदु से युक्त वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? जैसे आ गया आंख, आंख, आंख में क्या अपने आप में दीर्घ है पहले से आंख, तो ये क्या होगा? दीर्घ ही होगा और ये क्या? लघु होगा। यदि इसके ऊपर चंद्र बिंदु होता, ए के भी ऊपर चंद्र बिंदु होता तो ए क्या होता? लघु ही होता। मेरे कहने का अर्थ है कि चंद्र बिंदु से वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अनुस्वार से क्या हुआ था? प्रभाव पड़ा था। अनुस्वार से युक्त जो वर्ण था वो क्या था? दीर्घ हो रहा था। तो स क्या था? दीर्घ हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार था। अब चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंख है, आंख, आंख क्या है? अपने आप में पहले से ही आ दीर्घ है तो दीर्घ ही है। इसमें ए के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगा दी तो चंद्र बिंदु से ए पर कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि ए पहले से क्या था? लघु था और लघु का लघु ही रह गया। इसके बाद में लिया कि विसर्ग से पूर्व वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। विसर्ग से पूर्व जो वर्ण है, विसर्ग से पूर्व वर्ण गुरु होता है। ये जो संस्कृत वाला विसर्ग है, इस विसर्ग का बताया है कि विसर्ग से पूर्व वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। विसर्ग से पूर्व वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। अब इसके बाद में मैंने बताया 6 नंबर का पॉइंट, जो संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? अक्षय, श्रय, त्रय, गे और अमुमन धय को भी मान लिया जाता है। ये जो वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो संयुक्त वर्ण कौन से हैं? ये अलग पॉइंट टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको। अक्षय, श्रय, त्रय, गे क्या है? संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त जो वर्ण होते हैं उन संयुक्त वर्णों से पूर्व जो व्यंजन होगा वो भी क्या होगा? गुरु होगा। देखो, संयुक्त वर्णों से पूर्व वर्ण, संयुक्त वर्णों से पूर्व वर्ण गुरु होता है। तो संयुक्त वर्ण कौन सा? जो व्यंजन में है, क्योंकि कौन संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन से पूर्व, चाहे इसको हटा भी दें, आपकी कोई दिक्कत आती है तो इस शब्द को, संयुक्त व्यंजन से पूर्व वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। तो श्रय,
संयुक्त व्यंजन है। इनसे पहले भी जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ या गुरु हो जाएगा। इसके बाद में देखूंगा आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे समरसता, ये आगे अधूरे समय बाद में बताते हैं। ये था आपका संयुक्त व्यंजन। आगे देखो इसका, तो जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। अगर आपको लगे कि कुछ हमें अलग से कुछ बताया जाए तो आप कमेंट में लिख के मेरे को बताएं कि आपको किस टॉपिक की किस प्रकार से जरूरत है, आप कितना इसको समझ पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके लिए टॉपिक बनाए। अब इसके बाद में जो हलंत व्यंजनों से पूर्व व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं, गुरु होते हैं। हलंत व्यंजनों से पूर्व जो पूर्व व्यंजन भी क्या होता है, हलंत व्यंजनों से पूर्व व्यंजन भी गुरु होता है। हलंत कौन सा, ये वाला, कोई भी शब्द होता है उसके नीचे ये वाला जो हलंत लगाते हैं षष्ठ वाला, उसको बोलते हैं हलंत। तो हलंत व्यंजन से पूर्व व्यंजन भी क्या होता है, गुरु होता है। अब इसके बाद में बताया गया, लेकिन यदि संयुक्त व्यंजनों से पूर्व पद पर एक और लगा देते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों से पूर्व वाला व्यंजन भी दीर्घ होता है। तो जो संयुक्त व्यंजन होता है उससे पूर्व वाला व्यंजन भी क्या होता है, दीर्घ होता है। नोट करके देखें क्या कि संयुक्त व्यंजन हो गया, या जिसको अपन बोलते हैं आधे अधूरे, आधे जो अधूरे हैं उनसे पहले वाला व्यंजन भी क्या होता है, दीर्घ होता है। लेकिन जो आधा अधूरा वर्ण होता है, जो आधा अधूरा व्यंजन होता है उसको गिना नहीं जाता। कैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल देकर के उदाहरण दिया मैंने, समरस्थली, ये उदाहरण देखिए समरस्थली। अब क्या क्या देखो, कोई चंद्रबिंदु है, नहीं है, आधा अधूरा है, नहीं है, क्या है, लघु है, सॉरी मूल स्वर है, नहीं है, दीर्घ स्वर है, नहीं है, फिर क्या है, सीधा व्यंजन है, तो लघु व्यंजन है। लघु है तो एक मात्रा, आप ऊपर करके देखें एक आगे, फिर ये मैं है, ऐ है, ऐ शोर से है, फिर ये जो है इसको अपन रै को काउंट करते हैं, उससे पहले रै से पहले क्या है, शय आधा अधूरा है। जहां आधा अधूरा वर्ण होता है उससे पहले वाला जो व्यंजन होता है वो हमेशा दीर्घ होता है। तो रै को यहाँ एक मात्रा न काउंट करके दो मात्राएं काउंट करेंगे, और ये जब आधा अधूरा होता है ये इसी में मिल जाता है, समाहित हो जाता है, इसलिए इस आधे अधूरे को अब काउंट नहीं करेंगे।
कैसे? जैसे आधे अधूरे को क्या कर दिया हमने, हट गया ये मन, क्योंकि यहाँ किसके पास आना है। अमूमन आप समझो कि जब व्यक्ति लंगड़ा होता है तो एक पैर का होता है, तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। अपन उसको क्या करते हैं, कुछ भी लकड़ी का सहारा दे देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन कोई जुगाड़ तो उठाई देते हैं और उसको सपोर्ट देते हैं। अकेला तो नहीं चल पाता उसे एक पैर से। तो हमने मान लो ये आधा अधूरा ही था, इसको सपोर्ट इसकी मिल गई, तो ये तो पहले से था ही पूरा, और पूरे के पास जब कोई थोड़ा और आ जाता है तो वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और जहाँ ज्यादा होता है वहाँ धीरे धीरे होता है। तो ये वाला आधा इसके पास आ गया, तो ये क्या हो गया, धीरे हो गया, ये अपनी सपोर्ट इसको दे देता है, अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। अब ये जो थे था ये भी क्या है, लघु है, और आगे वाली जो बड़ी ई की मात्रा है मैंने बताया था आ ई, क्या है, दीर्घ है, तो ये क्या है, दीर्घ। अब काउंट करें मात्राएं कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी मात्राएं होगी, पूरी 7 मात्राएं हो गई इसके पास। अब और था आगे कि कई बार क्या होता है कि आधा अधूरा भी होता है, संयुक्त भी होता है, लेकिन क्या होता है उसके ऊपर उस शब्द का, वर्ण का, व्यंजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो नोट करके करवाती हूँ मैं कि वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। क्या दिया है, संयुक्त व्यंजनों से पूर्व, संयुक्त व्यंजनों से पूर्व संयुक्त व्यंजनों से पूर्व व्यंजनों पर बलाघात या जोर नहीं पड़ता है। तो क्या रहता है, संयुक्त व्यंजनों से पूर्व व्यंजनों पर बलाघात नहीं होता, कहने का अर्थ जोर नहीं पड़ता है, बोलते तो उस पर कोई जोर नहीं दिया जाता है, दबाव नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार के जब शब्द होंगे आधे अधूरे जिन पर बलाघात क्या होता है, नहीं हो पाता या जोर नहीं पड़ता, तो उन शब्दों को हम क्या करते हैं, उन शब्दों को हम गुरु नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, गुरु नहीं कह सकते, गुरु नहीं होते। कैसे, जैसे देखो महार, उन्होंने, तुम्हें, ये समझ गए। अब देखो बोलेंगे तो क्या हुआ, कुम्हार, कहीं जोर पड़ा क्या, नहीं है। उन्होंने जोर हुआ क्या, नहीं हुआ। बोलते तो इसको देखो, तुम्हें, क्या जोर पड़ा इस पे, कोई दबाव हुआ, तो यहाँ बाला या बलाघात नहीं हुआ। और जहाँ शब्दों के ऊपर बलाघात नहीं होता है उन शब्दों को हम दीर्घ नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, दीर्घ नहीं कह सकते। क्यों, देखो जैसे ये ऊ की मात्रा क्या थी, छोटी थी, लघु है तो लघु थी, पर हमने इससे पहले पढ़ा कि आधा अधूरा जब वर्ण होगा तो ये आधा अधूरा वर्ण किसके पास आ जाएगा, और किसके पास आ जाएगा, तो पहले वाले में यही था कि ये क्या हो रहा था, दीर्घ हो रहा था, डबल हो रहा था, इसकी मात्राएं क्या हो गई थी, 2 हो गई। लेकिन इन शब्दों में क्या हो रहा है, बलाघात नहीं हो रहा है, जोर नहीं पड़ रहा। जैसे अपन बोलेंगे कुम्हार, तो धीरे से बोल रहे हैं कुम्हार। उन्होंने, कोई जोर नहीं पड़ा। तुम्हें, कोई दबाव प्रेशर नहीं हुआ इस पे। तो ये मात्राएं हम क्या करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो कितनी हो गई, ऊ के ऊपर कितनी
कितनी होगी मात्राएं? एक। ये अपना अस्तित्व यहाँ पहले की तरह मिटा देता है, इसका कोई वजूद नहीं है। अब देखो हार क्या था? शब्द दीर्घ था, ये क्या है? लघु है। इस प्रकार से इनके ऊपर मात्राएं कितनी होगी? 1 2 3 और 1 ये 4। कितनी मात्राएं होगी इस पे? 4 मात्राएं। इसी प्रकार ये देखो, ये ऊ क्या था? छोटा ऊ है, पहले से ही क्या था? छोटा था, लेकिन आधा अधूरा की वजह से क्या हो रहा था? दीर्घ हो रहा था। लेकिन दीर्घ तो हो रहा था, पर मैंने बताया कि बलाघात हो रहा है, इसमें कोई जोर नहीं पड़ रहा है। तो जहां जोर नहीं पड़ेगा तो वहां जो व्यंजन हो चाहे स्वर हो वो क्या होगा? लघु ही होगा। तो यहाँ क्या होगा? ये लघु होगा। आगे वाला जो अपने आप में है दीर्घ, दीर्घ होगा। आगे क्या है? आई है, दीर्घ होगा। अब इसमें मात्राएं कितनी हो गई? 5 मात्राएं हो गई। अब देखो ये भी ऐसे ही होगा। तू है छोटा, लेकिन आगे अधूरे की वजह से दीर्घ हो रहा था, लेकिन यहाँ बलाघात हो रहा है, यानी जोर नहीं पड़ रहा। शब्द पे जोर नहीं पड़ रहा, तो ये क्या होगा? लघु होगा। और ये क्या है? पहले से ही दीर्घ है, तो इसकी मात्राएं हो गई आपके पास 3। इस प्रकार से था ये बलाघात। अब मैं आपको बताती हूँ, कई बार अपन बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बलाघात जोर पड़ा या नहीं पड़ा। तो मैं इसके लिए नोट करके आपको बताती हूँ। इसी के लिए नोट क्या है? जहां आधे अधूरे वर्ण, मान लो इसको, या फिर मैंने कहूँ वर्ण से पूर्व, जहां आधे अधूरे वर्ण से पूर्व, सॉरी आधे अधूरे वर्ण से पूर्व का इधर आगे वाले के लिए है, जहां आधे अधूरे वर्ण से आगे लिखना है इसको। पूर्व तो अपन इधर आ जाएंगे, आगे यदि है वर्ण है, यदि है वर्ण है, तो वह बलाघात होता है। बलाघात होता है। अब मेरे कहने का अर्थ है 100% आपको यही मिलेगा कि आधे अधूरे वर्ण के इधर बाद में किधर, जैसे देखो आधे अधूरे के पहले तो ये है और आधे अधूरे के बाद में ये है। यदि यहाँ आधे अधूरे से इधर आगे की तरफ आपको जहां जहां भी है मिलेगा, वहां वहां क्या होगा? बलाघात होगा। तो आप एक ही चीज याद रखें कि आधा अधूरा जो वर्ण है उससे आगे वाले में यदि है मिलेगा तो हमको क्या करना है? उससे पहले वाले वर्ण को सिंगल यानी कि एक ही मात्रा का प्रयोग करना, एक ही मात्रा लगानी है, वहां पे अपन को दीर्घ नहीं करना। तो ये याद रखें, जहां आधे अधूरे वर्ण से आगे यदि है वर्ण है तो वह बलाघात होता है, वहां निश्चित ही बलाघात होगा। और बलाघात होगा तो हम क्या करेंगे? पहले वाले वर्ण को एक मात्रा में काउंट करें। यह था आपके मुख्य जो बिंदु थे कि मात्राएं हम किस प्रकार से काउंट करेंगे। उन मात्राओं को याद करने के कुछ अलग नियम बताए हैं कि ये शब्द यदि होते हैं तो भी क्या है? मात्राएं दीर्घ होती हैं। अब बताया कि जो संयुक्त व्यंजन है वो भी क्या होते हैं? श्रय है, त्रय है, गे है, थ है, ये भी क्या होते हैं? इनसे पहले वाले वर्ण हमेशा क्या होते हैं? दीर्घ होते। तो जो संयुक्त वर्ण है उनको भी आप ध्यान में रखें। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? संयुक्त हैं श्रय, त्रय, गे, अमूमन ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इन संयुक्त व्यंजनों से पूर्व वाला वर्ण भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इनसे पूर्व वाला वर्ण क्या है? दीर्घ हो जाएगा। तो ये था आपका कल जो छूट गया था उसमें से ही मैंने करवाया टॉपिक
कल मैंने आपको यति, गति, चरण और उसमें एक गण बताया था कल वाले टॉपिक कि उनके छंद के मूल तत्व बताए थे। उन मूल तत्वों में क्या था, एक गण था। और मैंने कल बोला था आपको कि आज नहीं, गण में से 3 का एक समूह होता है, उसको अपन गण कहते हैं। लेकिन कौन सा समूह है 3 का? 3 कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनसे उसका समूह बन गया तो हम उसको गण में काउंट कर लेंगे। अब उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, गण जानने का एक सूत्र था। उस सूत्र के माध्यम से हम गणों की पहचान करते हैं। तो आज वो मैं आपको सूत्र बताती हूँ कि गण पहचानने के लिए, जानने के लिए ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे हमें मात्राओं का ज्ञान हो जाए। अब छंद को पहचानने के लिए उस सूत्र की मदद हमें लेनी होती है। तो देखो आगे क्या है वो गण। तो आपने जितना भी मैंने पढ़ा है उसको नोटबुक में उतारते जाएं साफ साफ, और कल वाला जो पढ़ाया था उसको भी वापस रिवाइज करें, और आज वाले को उतारें, इसको पहले पढ़ें फिर उतारें, फिर एक साथ पूरे को टोटल को रिवाइज करें, जिससे आपको कल वाला और आज वाला दोनों मिलाने पे क्या पता चलेगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ आज हमने यहाँ तक टॉपिक को क्लियर कर लिया। और देखो गण का जो सूत्र है वो क्या है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको लगे कहीं मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो कमेंट में आप लिखें कि ये वाला हमें समझ में नहीं आया, क्या हुआ, वो आपको मैं क्लियर करके जो भी होगा वो पूरा बताऊंगी। आगे है आपका, तो आगे का जो टॉपिक है वो कल आपके करवा देंगे अगला टॉपिक, कि इसी के अंदर पार्ट 3 हो जाएगा। आज तक मैंने छोड़ दिए भाग छंद का फर्स्ट, भाग सेकंड, और आगे वाली क्लास में होगा आपका भाग नंबर 3, क्योंकि इतना ही करवा पाएंगे आज। तो यहाँ आपको कल मिलेगा भाग 3। तो ये 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए, 10th वालों के लिए टॉपिक नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, उनकी क्लास अलग से है 10th क्लास की, तो वहाँ जाके अपना देखिए। तो कल तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।